गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार। तिलक ने अपने राजनीतिक विचारों का जो विवेचन किया है वो निश्चित रूप से बहुत सारगर्भित और स्वराज्य व राष्ट्रवाद पर आधारित इन विचारों का विवेचन केवल एक वीडियो में नहीं हो सकता है। फिर भी अपनी ऐसी चेष्टा रहेगी कि इन विचारों का हम विवेचन कर सकें। तिलक के जो राजनीतिक विचार है तो उन्होंने जिस राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया है वह कोई व्यवस्थित विवेचन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष का विस्तृत विवेचन उन्होंने नहीं किया है। सामान्य या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके जो विचार है वो राजनीतिक विचारों के सैद्धांतिक पक्ष की अवधारणा के एकदम अनुकूल नहीं है, किंतु उन्होंने राजनीतिक प्रश्नों पर जो अपना मौलिक दृष्टिकोण या उन मौलिक प्रश्नों का जो व्यापक एक चिंतन जो दिया है वो निश्चित रूप से राजनीतिक विचारों को प्रतिपादित करते हैं। तिलक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर की यूनिट 4 तो तिलक है वो यहां अपने इस विश्वविद्यालय में तीसरी यूनिट के अंतर्गत इसकी विवेचना है। जोधपुर विश्वविद्यालय, कोटा राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर का सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन और अध्यापन करवाया जाता है। तो इस राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने राज्य, व्यक्ति और समाज के संबंधों का विवेचन किया है। राज्य, व्यक्ति और समाज, देखिए जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से लगा करके आज दिन तक व्यक्ति व व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति व समाज के मध्य तथा व्यक्ति व राज्य के मध्य, यानी कि इन तीनों ही आयामों में सदैव अधिकारों को लेकर के या इनके संबंधों को लेकर के सदैव टकराहट की स्थिति रही है और प्राय राजनीतिक संबंधों में इसी चीज को ही समझा जाता है। यानी कि राज्य के कार्यक्षेत्र में लेकर के राज्य समाज के किन आयामों को अंकुशित करता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को नियंत्रित करता है, या राज्य का नियंत्रण एवं संतुलन किस प्रकार बाधाओं में आने वाली बाधाओं को उत्पन्न करते हुए व्यक्ति के गरिमामय अधिकारों की सुरक्षा करता है, या दूसरे शब्दों में कहें व्यक्ति यदि स्वतंत्र हो जाए, उसकी स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता में परिवर्तित होकर के वह निरंकुश होकर के
अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो उस निरंकुशित व्यक्ति को किस प्रकार अंकुशित किया जा सकता है, तो राज्य किस प्रकार उस पर अंकुश रखेगा, राज्य का कार्यक्षेत्र किस प्रकार का होगा, इन्हीं विचारों का विमर्श सदैव राजनीतिक विचारों के अंतर्गत होता है। राज्य लोक कल्याणकारी राज्य जनता के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्यों को करेगा, वह भी बहुत ही उपयोगी होता है। राज्य किस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि व्यक्ति के अधिकारों को लेकर के उसको अब आगे जो है उसको थोड़ा विस्तृत समझने की भी कोशिश करेंगे। यहां पर हम इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि तिलक किस प्रकार राज्य, व्यक्ति एवं समाज के संबंधों को विवेचित करते हुए जिन राजनीतिक विचारों को देता है, वो राजनीतिक विचार किस प्रकार हम सारगर्भित शब्दों में समझ सकते हैं। अर्थात तिलक कहीं पर भी राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष को राजनीतिक विचार की अवधारणा के रूप में कहीं प्रतिपादित नहीं करता है, लेकिन राजनीतिक प्रश्नों का जो मौलिक दृष्टिकोण है, उस मौलिक दृष्टिकोण का विवेचन किस प्रकार आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के तिलक प्रतिपादित करता है, उन्हीं का अध्ययन हम इस राजनीतिक विचारों के अंतर्गत करने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले है व्यक्ति की स्वतंत्रता का आध्यात्मिक पक्ष या आध्यात्मिक धारणा। व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा नंबर 1 है व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, यानी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका जो पक्ष है वो किस प्रकार आध्यात्मिक धारणा के रूप में, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने विचारों के अंतर्गत राज्य को एक बाध्यकारी नियंत्रण के रूप में वो स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि किस प्रकार अनैतिक कार्य जो है वो राज्य के द्वारा किए जाते हैं, या व्यक्ति किस प्रकार अनैतिक आचरण करता है उसका प्रतिरोध करते हुए किस प्रकार वास्तविक और आध्यात्मिक चिंतन को प्रतिपादित किया जा सके। तिलक के शब्दों में राज्य का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वह उचित है। अद्वैतवाद का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के चिंतन के अंतर्गत सदैव राज्य का प्रयोजन है वो व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। वो राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षकार नहीं है। अब मेरी बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि अपना संकेत कहां है। राजनीतिक विचारों के अंतर्गत तिलक इसका पक्ष पोषण नहीं करता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए या किस प्रकार व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वतंत्रता
या राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में तिलक कहीं चिंतन नहीं करता है, न सोचता है। वो राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता रखता है। तिलक क्या कहता है? राजनीतिक स्वतंत्रता की पूर्व शर्त क्या रहेगी? आध्यात्मिक स्वतंत्रता रहेगी। वह व्यक्ति को अद्वैतवाद के सिद्धांत के कारण परम पिता परमेश्वर का एक अंश मानता है, यानी कि उस ईश्वर के हम प्रतिनिधि हैं। उस परम पिता जो अद्वैत है, जो सब व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं, तो उसका हम अंश है। तो ईश्वर के हम क्या हो गए? प्रतिनिधि हो गए। तिलक क्या कहना चाह रहा है? व्यक्ति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं बना है, उसका अपना एक आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए। वह नैतिक मान मर्यादाओं और धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुकूल ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होना चाहिए। क्योंकि तिलक इस बात को स्पष्ट कर रहा है, तिलक इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हम परमात्मा ईश्वर के अंश है। ईश्वर सच्चाई का पवित्र एक स्थान है, उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, न्यायप्रियता, सत्यता, इन सब का असीम वो स्रोत है। उसके प्रतिनिधि यदि हम हैं, तो हमारा राजनीतिक आचरण भी नैतिक होना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन के अनुरूप होना चाहिए। हम किसी भी अधार्मिक और अनुचित कार्य के पक्षकार नहीं हो सकते, यानी कि अनैतिक जो व्यवस्था है, अनैतिक जो व्यवस्था है, वो हमारे चिंतन के प्रतिकूल है, क्योंकि हम ईश्वर का अंश है। भारत में ऐसा प्रचलन में है ना कि भारत में 33 करोड़ देवता। ये प्रचलन में कब आया? जब भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी। अभी 1.25 अरब ईश्वर के देवता के रूप में हम यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तिलक के चिंतन के अनुरूप हमारा आचरण सदैव ईश्वरीय आचरण या ईश्वर के अनुकूल होना चाहिए। कभी भी अत्याचार, अनाचार और अनुचित नहीं होना चाहिए। तिलक ने राज्य के चिंतन को समझाते हुए जिस लोक कल्याणकारी राज्य का जो चिंतन उसने दिया है, उसमें उसने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि ईश्वर कभी अनुचित नहीं हो सकता है, भगवान है। तो हम भगवान के क्या है? प्रतिबिंब है या प्रतिरूप है। तो हम भी किसी भी प्रकार का अनुचित या असंगत कार्य नहीं कर सकते। तो तिलक अपने चिंतन के अंतर्गत बाध्यकारी उन व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हुए अनुचित, असंगत व अनैतिक कार्यों को प्रतिबंधित करते हुए जिस आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिपादित करता है, वह उसके राजनीतिक
चिंतन का एक स्वरूप होता है। तिलक का यह जो आध्यात्मिक जो चिंतन है वह यूरोपीय एक चिंतक हुए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, जिनको पढ़ा जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल की समानता के अनुरूप जेएस मिल भी अपने विचारों के अंतर्गत सदैव राज्य का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हुए राज्य व्यक्ति के कार्यों में आने वाली बाधाओं की बाधा के रूप में कार्य करेगा या बाधाओं की प्रतिबाधा के रूप में कार्य करेगा। यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सहायक रहेगा। लेकिन ज्ञात रहे व्यक्ति का जो चिंतन है वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता के अनुरूप होना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर इस प्रकार आध्यात्मिक चिंतन को अत्यधिक महत्व देते हैं और अत्यधिक महत्व देते हुए इस बात पर वो बल देते हैं कि राज्य का स्वरूप सदैव एक नीति और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की, आध्यात्मिक स्वतंत्रता की जो पूर्व शर्त राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो समझाई है वास्तव में बहुत तर्कसंगत है। उन्होंने ईश्वरीय प्रतिनिधि व्यक्ति को मानते हुए न्याय संगत कार्य करने पर उन्होंने सदैव प्रेरित किया। उनका जब हम चिंतन पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण शिवाजी महाराज को उन्होंने आधार माना है। किस प्रकार उन्होंने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव को आधार माना है, आध्यात्मिक निष्ठाओं को किस प्रकार प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास किया है वो वास्तव में ही भारत का समाज उनका ऋणी है। उन्होंने राज्य का जो प्रयोजन है वो नैतिक होना चाहिए। राज्य का जो प्रयोजन है वो क्या, नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं। नैतिक प्रयोजन से ही राज्य को समस्त कार्यों को संपादित करना चाहिए। कुछ जैसे ब्रिटेन के विचारक है जेरेमी बेंथम, उनका उन्होंने यहां पर उदाहरण भी दिया है और उसको थोड़ा व्यापक रूप से समझाने की कोशिश भी की है। उसने कहा कि बेंथम जिस प्रकार अपने राजनीतिक विचारों में उपयोगितावाद को महत्व देता है, यहां पर तिलक उसका खंडन करता है और कहता है कि राज्य का प्रयोजन उपयोगिता नहीं। क्या, राज्य का प्रयोजन उपयोगिता नहीं। राज्य का प्रयोजन उपयोगिता नहीं। इस पर उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जो तर्क दिए हैं और इस बात को समझाने की चेष्टा की है। जेरेमी बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित को महत्व देते हुए किस प्रकार सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात जो करता है वह ऊपरा ऊपरी रूप से निश्चित रूप से उचित लगती है। तिलक भी इस बात को कहता है कि निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात सही लग सकती है, लेकिन वह अनुचित और असंगत भी हो सकती है। क्योंकि यदि वह
नैतिकता के अनुकूल नहीं हो, यदि वह नैतिकता के अनुकूल नहीं हो, तिलक ने राज्य का प्रयोजन नैतिक और आध्यात्मिक चिंतन के अनुरूप बना। उसने कहा नैतिक और आध्यात्मिक चिंतन के अनुरूप ही राज्य का स्वरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा संख्या कोई महत्व नहीं रखती है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना काव्य पाठ, या अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वह सुख तो नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है। सुख का एक रूप आनंद भी हो सकता है जो कि क्षणिक होता है, वो अनुचित भी हो सकता है, अन्यायिक भी हो सकता है, पाश्विक भी हो सकता है, पशुवृत्ति वाला सुख भी हो सकता है। कुछ लोगों को जैसे दूसरों को परेशान करने में सुख की अनुभूति होती है, कुछ लोग हमने देखा इस प्रकार के क्रूर खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं जो अपनी क्रूरता के कार्य करते हैं। जैसे किसी जीव की हत्या की जा रही, काटने का काम कर रहे, ये क्रूरता नहीं है क्या? जैसे नशेड़ी होते हैं अलग अलग प्रकार के, किसी को दारू पीने से सुख हो रहा है तो किसी को गांजा पीने से हो रहा है, तो कोई चिलम पीने से हो रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहां जो झुंड में बैठे हुए अधिकतम व्यक्ति जो चिलम पी रहे हैं वो उचित हो सकते हैं, नहीं। यदि इस प्रकार का चिंतन होता तो भारत में मरने वाले नशा करके, चाहे दारू का या तंबाकू का हो, उनके मरने वालों की संख्या अत्यधिक है और करने वाले भी अधिक है, तो उनकी याद में कहीं पर भी स्मारक तो नहीं बनता। भारत माता पर, इस राष्ट्र पर अपने आप को आहुत करने वाला सजग सीमा प्रहरी अनामुसद जो करता है, उस वीर पुरुषों की पूजा के साथ साथ उसके स्मारक बनते हैं, समय समय पर उसको याद किया जाता है, क्योंकि उसने वीरता का और नैतिकता का आचरण किया है। तिलक ने इस संख्या बल को अपर्याप्त और भ्रामक बताया, यानी कि संख्या बल का ये जो ढकोसला है ये निश्चित रूप से अनुचित और असंगत है। राज्य का काम कल्याणकारी होना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोजन जो है वो उपयोगिता नहीं होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, आध्यात्मिकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नैतिकता या आध्यात्मिकता होना चाहिए। जब नैतिक और आध्यात्मिक प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति करता है, कोई कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसमें संख्या बल नहीं देखा जाता है। कौरव संख्या में 100 थे, पांडव संख्या में 5 थे, और कौरवों के पास में जो 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, आचार्य द्रोण सहित जितने भी युद्ध के जो धुरंधर व्यक्ति थे वो सारे कौरवों के पास में थे, लेकिन पांडवों के पास में भगवान श्री कृष्ण थे। संख्या में यदि देखा जाए तो कम हो गए, लेकिन
उनका काम अनैतिकता का था, अधर्म का था। वह अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन पांडव नैतिकता के मार्ग पर चल रहे थे। फलतः पांडव क्या हुए? विजयी हुए। यहां पर तिलक इसी उदाहरण को देकर के समझाने का प्रयास करता है कि यदि आपका नैतिक और आध्यात्मिक कोई उद्देश्य है या कोई हेतु है तो निश्चित रूप से वह सही है। राज्य का उद्देश्य कोई भी संख्यात्मक प्रयोजन नहीं होता। राज्य का प्रयोजन उपयोगिता नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिकता है। यदि कोई व्यक्ति संख्या में बहुत अत्यधिक हो सकते हैं, लेकिन जागृत विवेक युक्त कोई निर्णय करता है और सामने असंख्य लोग, बहुसंख्यक लोग उसका विरोध करते हैं। कई बार एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया निर्णय जो विवेक युक्त होता है या जागृत विवेक सम्मत होता है, वो सर्व स्वीकार्य होता है। कालांतर में वो वंदनीय और पूजनीय होता है। भाई, आप जो पढ़ रहे हैं, आप सारे पढ़ रहे हैं, हम जिस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, उस पॉलिटिकल साइंस का उद्भव कहां से हुआ है? मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा संकेत किसकी तरफ है? सुकरात की तरफ। सुकरात ने एक छोटा सा चिंतन दिया था, वो जागृत विवेक युक्त था, लेकिन असंख्य लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, विरोध किया। सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। छोटी सी एक बात कही उसने, तो तत्कालीन राजाओं ने उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया। बहुसंख्यक लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि यह अनुचित है, ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रनीति नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला, उसको मृत्युदंड की सजा दी। सुकरात ने उसको स्वीकार किया। और आज हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक विचार और राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता, समाज की समस्त सत्ताओं को जो नियंत्रित कर रही है, वह सर्वश्रेष्ठ सत्ता जिसकी बात सबसे पहले जिस सुकरात ने रखी उसको विषपान करवाया गया। उस एक संख्यक व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उसे मृत्युदंड की सजा दी। आज ये स्वीकार्य है कि नहीं है? पाश्चात्य जगत की हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, जिस यूरोपीय धर्म विचारों को हम जो पढ़ रहे हैं, उसका प्रबल और प्रथम पक्षकार कौन था? ईसा मसीह थे। उन्होंने जब उस धर्म की बात को रखा तो उनको मृत्युदंड की सजा दी गई। आज विश्व में वह दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। जिस यूरोपीय चिंतन या पाश्चात्य विचारों को हम पढ़ रहे हैं वो उसी से प्रेरित है। जिस रूसों ने छोटे से लोकतंत्र की बात की प्रबल पक्षकारिता जो रखी थी, उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। लेकिन आज सबसे बेस्ट रूल इज डेमोक्रेसी। यही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सर्वस्वीकार्य है।
तो यहां पर एक बात समझने योग्य है, बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा दी गई बात प्रत्येक परिस्थिति में उचित हो यह आवश्यक नहीं है, ऐसा तिलक कहता है। तिलक क्या कहता है? यदि जागृत विवेक युक्त एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात भी यदि उचित है तो निश्चित रूप से वो उचित कब है? तिलक कहता है जब वह नैतिकता और आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित है, तो ही वह उचित और सही हो सकती है। तिलक अपने विचारों के अंतर्गत इसी राज्य के प्रयोजन उपयोगिता के अंतर्गत कहता है कि उपयोगिता यांत्रिकी नहीं, यानी कि राज्य का जो विचार है आप उपयोगिता के रूप में, यांत्रिकी विचार के रूप में यदि देते हैं तो वह असंगत है, अनुचित है। राज्य का कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक और नैतिक चिंतन पर आधारित होना चाहिए। ये केवल एक शब्द के इर्द गिर्द ही तिलक का समस्त राजनीतिक जो अवधारणा है वो घूमे। तिलक ने इस बात को प्रतिपादित किया है कि यदि बहुजन हिताय को लेकर के कोई कार्य किया जाता है, आवश्यक नहीं है कि वह कार्य न्याय संगत हो। तिलक ने एक अमेरिकी कंपनी का उदाहरण दिया। उसने कहा कि अमेरिका की एक कंपनी को कार्य दिया गया कि आप है उसका एक ट्रक का निर्माण कीजिए। कंपनी किस काम को धीरे धीरे कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों का प्रेशर था कि इस कार्य को जल्दी संपन्न कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के काम में यह चीज आ सके, जल्दी इसका निर्माण। तो कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसको फटाफट येन केन प्रकार जितना हो सके इतना शीघ्र बनाना शुरू कर लिया, क्योंकि उनको कुछ उत्कोच दिया गया। उत्कोच का मतलब रिश्वत दिया गया। तो निश्चित रूप से आनन फानन में बना हुआ तैयार तो हो गया। कुछ कालखंड के लिए उनकी वाहवाही हुई कि वास्तव में कितना त्वरित कार्य किया है, और देखिए कितने लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। बहुजन सुखाय का यह कार्य हो गया है, बहुजन हिताय का यह कार्य हो गया है। लेकिन कुछ ही कालखंड में वह खत्म हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, क्योंकि उसमें घटिया सामग्री को उपयोग में लेते हुए येन केन प्रकार आनन फानन में उसको तैयार किया गया था। तो अमेरिका की उस कंपनी ने उस पर उत्कोच लेने का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे दंडित किया। तो तिलक इस प्रकार इस बात को मानता है कि यांत्रिकी तरीके से किसी भी राज्य को कार्य नहीं करना चाहिए। उसने उपयोगिता की एक बात को, इस बात पर भी उसने कहा कि इससे स्वार्थवादिता निश्चित रूप से रहती है। इसमें क्या होता है? स्वार्थ की पूर्ति होती है। कुछ व्यक्तियों के हितों की पूर्ति और स्वार्थों की पूर्ति के लिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो बात की जाती है वह निश्चित रूप से अनुचित और असंगत होती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका प्रतिरोध करते हैं और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि यह व्यवस्था अनुचित और असंगत है। उसने कहा है
राज्य को जो कार्य करना होता है वो शुद्ध मन से होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो हेतु है, वो जो उद्देश्य है, वो अपने हितों की, अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति या कुछ पैसा कमाने का है, ऐसा नहीं है। कार्य का हेतु शुद्ध और निर्मल भाव से आध्यात्मिक और नैतिक आयामों को प्रतिष्ठित करने का होता है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो तिलक ने स्वार्थवाद को जो प्रोत्साहन मिलता है उसका विरोध किया और कड़े शब्दों में उसकी निंदा की, क्योंकि उसने कहा राज्य का कार्यक्षेत्र और राज्य का उद्देश्य सदैव शुद्ध मन से व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। फलतः तिलक इसका खंडन करता है। उसने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि इसका बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। इस व्यापक दृष्टिकोण में किस प्रकार राज्य जो है आध्यात्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए नैतिक आयामों को प्रतिष्ठित कर सकता है, इस पर जो है वो तिलक बल देता है। इसके अंतर्गत तिलक की सदैव इस बात की जो सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देते हुए नैतिक और राजनीतिक चिंतन को प्रतिष्ठित किया। इसी के अंतर्गत आता है, तिलक कहता है कि साधनों के प्रति राज्य का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, या राज्य का किस प्रकार सोचना होना चाहिए, साधनों के प्रति दृष्टिकोण। नेक्स्ट बिंदु है साधनों के प्रति उसका दृष्टिकोण। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अपने विचारों के अंतर्गत राज्य का जो दृष्टिकोण है, उसका जो चिंतन है, वो किस प्रकार का है, साधन किस प्रकार के होने चाहिए, पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए या पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने जिन साधनों पर बल दिया है वो साधन बहुत महत्वपूर्ण है। तिलक वह प्रथम विचारक था जिसने शासकों को दया, सहानुभूति, सहृदयता पर निर्भर रहने के लिए आग्रह नहीं किया है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, तत्कालीन कालखंड में हम परतंत्र थे, ब्रिटिश अधीनस्थ भारत था। उस ब्रिटिश अधीनस्थ भारत में हम ब्रिटेन की दया, सहानुभूति और सहृदयता पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है। हमें अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य प्राप्ति के लिए सदैव साधनों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उसने कहा कि तत्कालीन कालखंड के जो नेतृत्व करता है, वो नेतृत्वकर्ता जिन आयामों पर बल दे रहे हैं, जिन आयामों के माध्यम से
अपने चिंतन को प्रतिपादित कर रहे हैं वह असंगत और अनुचित है। उन्होंने कहा कि वह उदार मनक और उदारवाद के नाम पर जिस दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर रहा है वह अनुचित और असंगत है। उसने कहा 3 प्रकार के जो प्र है, क्या 3 प्रकार के प्र, ये तीनों जो प्र है वो याचना के प्रतीक है। उसने कहा प्रार्थना करना, प्रतिरोध करना और प्रश्न करना, इन तीनों ही प्रयोजनों के माध्यम से हम स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं नहीं। उसने संदेह जाहिर किया क्योंकि इस प्रकार याचना करने से स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। तिलक जिस स्वराज्य में अपनी गहरी आस्था प्रकट करता है उसमें वो कहता है कि वाणी विलास जो है ये कोई न्यायोचित नहीं है। आप जो वाणी विलास करते हो अंग्रेजों के सामने यह अनुचित है, अनैतिक है। हम जिस गरिमा युक्त गौरवमयी परंपरा के अनुयायी है उसके अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। राजनीतिक लाभ के प्रयोजन से हमें यदि स्वराज्य की प्राप्ति करनी है तो हमें आयरलैंड, जापान और रूस की तरह इनको सबक सिखाना चाहिए। अब मैं दूसरे शब्दों में उस बात को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं ताकि हम सभी को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, तत्कालीन कालखंड में भारत परतंत्र था और स्वराज्य की स्थापना के लिए जिन राजनीतिक विचारों की विवेचना की जा रही थी उन राजनीतिक विचारों के अंतर्गत तिलक तत्कालीन उदारवादी जो नेतृत्व करता थे उसमें महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, यहां तो गांधी भी सक्रिय लगभग थोड़ा बहुत हो चुका था। तो ये जितने भी नेतृत्व करता थे जो राष्ट्रीय आंदोलन को या राजनीतिक विचारों को चला रहे थे, या दूसरे शब्दों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो नेतृत्व कर रहे थे, जिन साधनों से, जिन वाणी विलासिता से, जिस प्रार्थना के माध्यम से वह स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए आतुर थे, उसमें असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि उनमें से कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था और उसके साधनों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट कर रहे थे और उसको ईश्वरीय वरदान मान रहे थे। फिर वो कहते हैं कि प्रार्थना करो और इनको प्रसन्न करके, इनका हृदय परिवर्तित करके आप स्वराज्य की स्थापना करो। तिलक इस प्रकार के साधनों में अपनी आस्था प्रकट नहीं करता है। वो कहता है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, उनको छीनना पड़ता है। वो यहां तक भी कहते हैं कि यदि आपके घर में
कमरे के अंदर कोई चोर डाकू घुस गए हैं, प्रतिरोध करने की आप में क्षमता नहीं है, उनसे आप लड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उस कमरे को जला दीजिए ताकि वो जल करके खत्म हो जाए। हालांकि वो हिंसक साधनों में अपनी इतनी आस्था प्रकट नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि प्रभावी, सक्रिय और ओजपूर्ण साधन सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। हम वाणी विलासिता के द्वारा प्रार्थना करके यदि उन साधनों के प्रति अपना दृष्टिकोण अपनाए कि शासकों में उनमें दया आ जाएगी, सहानुभूति आ जाएगी, ऐसा नहीं। तो तिलक अपने राजनीतिक विचारों में साधनों का जो दृष्टिकोण है उसमें प्रभावी और सक्रिय ओजपूर्ण प्रतिरोध की बात को प्रबल मन से रखते हैं। एक हिंसक साधनों में अविश्वास, हिंसक साधनों में अविश्वास। भाई तिलक ने जब सक्रिय प्रतिरोध, ओजपूर्ण साधन और प्रभावी साधनों पर जैसे ही बल दिया तो उन पर आरोप लगाया गया कि तिलक है वो हिंसा का पुजारी है, हिंसक साधनों में अपनी आस्था प्रकट करते हुए भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहता है। हिंसक साधनों के माध्यम से स्वराज्य की स्थापना करना चाहता है। देखिए, तिलक के चिंतन को यदि गहराई से हम समझने की कोशिश करें या चेष्टा करें तो तिलक कभी भी इस प्रकार के साधनों में अपनी आस्था प्रकट नहीं करता है। वो अहिंसा का पुजारी नहीं है, यह बात भिन्न है, लेकिन वो हिंसक भी नहीं। उसने जिस हिंसक और प्रभावी साधनों की जैसे ही बात की तो कुछ यूरोपीय विचारकों ने उसको अशांति का जनक कह दिया। जो सिरोल है वो तिलक को भारत में अशांति का जनक कहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की बात नहीं थी। तिलक का चिंतन और जो सोच थी वो भिन्न प्रकार की थी। तिलक स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा, इनके माध्यम से स्वराज्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। कल हम जब एक दूसरा वीडियो बनाएंगे तिलक पर, उसमें जब हम राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा कि तिलक के विचार किस प्रकार के थे। हाँ, वो निश्चित रूप से सक्रिय प्रतिरोध के पक्षकार है। उस बात को प्रबलता से कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, उनको छीनना पड़ता है। सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना। आपके घर में चोर लुटेरे बर्ड घुस जाए, सक्रिय प्रतिरोध करने की आप में क्षमता नहीं है, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उसमें आग लगा दीजिए। तो इसमें निश्चित रूप से हिंसक प्रवृत्ति दिखती है, लेकिन वास्तव में तिलक
हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो अहिंसा के पुजारी भी नहीं थे। तो तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए जिस आयाम का प्रतिपादन किया है, उस स्वराज्य प्राप्ति में उसने हिंसक साधनों के प्रति सदैव अपनी अनास्था जाहिर की। तिलक के चिंतन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो अहिंसा का पुजारी भी नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से वो थोड़ी सी इस बात का, क्योंकि वो स्वराज्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे, उसने अपने राजनीतिक विचारों में स्वराज्य प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। क्योंकि मृत्युशैया पर पड़े तिलक बार बार बड़बड़ा रहे थे, उनके प्राण पखेरु उड़ नहीं रहे थे। उनके प्राण पखेरु किसमें? भोलाराम की जीव की तरह फंसे हुए थे, स्वराज्य। तिलक उस समय मृत्युशैया पर पड़े पड़े भी कह रहे हैं भारत में स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। उन्होंने कहा मृत्युशैया पर पड़े भारत को स्वतंत्रता निश्चित रूप से मिल जाएगी, लेकिन स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी। इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। कहीं भी हिंसक साधन वह उपयोग में नहीं लाते हैं। इसके अलावा तिलक के राजनीतिक विचारों में सांप्रदायिक सद्भाव तिलक को हिंदू पुनः उत्थानवादी विचारक के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही थी। उस समय यह आरोप भी लगाया जा रहा था कि तिलक है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है और हिंदूवादी विचारों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा था। तिलक राज्य के कार्यक्षेत्र और राजनीतिक विचारों के माध्यम से हिंदूवादी जिस अवधारणा का प्रतिपादन करने के लिए उन पर जो संदेह प्रकट किया जा रहा था, वो सरासर गलत और असंगत था। क्योंकि तिलक ने इस प्रकार का कहीं पर भी कोई आचरण नहीं किया जिससे हमारी सांप्रदायिक सद्भाव को आघात पहुंचे। उन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव को प्रारंभ किया। हां, यह बात सही है कि शिवाजी जिस गणेश महोत्सव को प्रारंभ करते हैं, वो गणेश भगवान हिंदुओं के प्रत्येक मंगलकारी कार्य में प्रथम पूज्य है। यानी कि प्रथम उसको पूजा जाएगा, यह अकाट्य और प्रमाणिक और शाश्वत सत्य है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो केवल हिंदुओं को जागृत करना चाह रहे थे। दूसरी बात देखिए, गणेश महोत्सव क्या था? मराठों का शासकीय त्योहार था, राजकीय त्योहार था। गणेश महोत्सव मराठों का राजकीय त्योहार था। हमारा जो बीकानेर विश्वविद्यालय जहां स्थित है, उस बीकानेर राजघराने का भी एक शासकीय त्योहार है।
उस कालखंड में मनाया जाता था। अब इस पूरे अंचल में उसको मनाया जाता है गणगौर। तो ठीक उसी प्रकार जैसे बीकानेर रियासत का गणगौर राजकीय या शासकीय त्योहार था, ठीक उसी प्रकार गणेश महोत्सव गणपति बप्पा मोरिया के नाम से केवल मराठों का राजकीय त्योहार था। तिलक ने उसका सार्वजनिकरण किया। संपूर्ण महाराष्ट्र यानी कि केवल मुंबई या महाराष्ट्र में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में उसको मनाया गया और आज मनाया जा रहा है। तो इसमें सांप्रदायिकता कहां आई? तिलक का हेतु था स्वराज्य की स्थापना करना या राजनीति में आध्यात्मिक चिंतन को प्रतिष्ठित करना। तो शिवाजी और गणेश महोत्सव का उन्होंने सार्वजनिकरण किया, ये क्या गलत था? उसमें मराठा, महार, हिंदू, मुस्लिम सभी सहभागी बने और सभी लोगों के बीच में जब लोग इकट्ठे हुए तो स्वराज्य की बात को रखा, स्वराज्य की बात को रखा तो उससे स्वराज्य को बल मिला और कालांतर में स्वराज्य प्रतिष्ठित हो गया। अरे उस समय की उस व्यवस्था को भी आप पढ़िए, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जिस गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का सार्वजनिकरण किया, उसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया, जो कि दोनों मुस्लिम थे। इन अली बंधु जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का एक लेफ्ट हैंड तो दूसरा राइट हैंड, एक दायां हाथ तो दूसरा बायां हाथ था, तो उन दोनों ने ही इसको सफलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से सफलता मिली। तिलक के विचारों के अंतर्गत जिस सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीयता की जो भावना थी, उसको लेकर तत्कालीन कालखंड के जितने भी उसमें जो दिग्गज मुस्लिम नेतृत्वकर्ता थे, जो राजनेता थे, वो आदर करते थे। मौलाना हजरत मुहानी, मैं एक नाम ले रहा हूं, मौलाना हजरत मुहानी, वो तो तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्होंने इस मिथ्या आरोप का खंडन किया। तो तिलक अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव की भावना पर बल देते थे। उस समय खिलाफत आंदोलन हुआ, जितने भी उदारवादी थे, वो चाहे गांधी हो, उस समय सक्रिय था, कोई नहीं गए उस खिलाफत आंदोलन में। भारत के प्रतिनिधि के रूप में तिलक अपने अनुयायी को भेजते। खिलाफत आंदोलन तो विशुद्ध रूप से तत्कालीन जो मुस्लिम संप्रदाय जो था उन्हीं के लिए था। उसमें जो खलीफा को लेकर के जो बात, उस ब्रिटिश शासक की जो निरंकुशता थी, उसके विरुद्ध तिलक ने तो प्रबलता से ये बात रखी। तो इस प्रकार तिलक सांप्रदायिक सद्भाव पर भी अपनी गहरी आस्था प्रकट करते हैं। तिलक स्वराज्य की स्थापना के लिए सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जनता
सार्थक अपनी भूमिका अदा करे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में जनता सक्रियता से अपनी भागीदारी अदा करे। वो जिस स्वराज्य की बात करते थे वो स्वराज्य कोई हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं था, न कोई मराठों या महारों का नहीं था, वो संपूर्ण जनता की। उसने जिस स्वराज्य के माध्यम से और स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से जिन आयामों को प्रतिष्ठित किया है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तिलक के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत एक अंतिम बिंदु आता है, वो आता है राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद के जो विचार है इनका अपना एक व्यापक दृष्टिकोण है और एक व्यापक चिंतन है। इसका अपन एक पृथकतः कल वीडियो बनाएंगे। आज जो अपन ने चर्चा की है वो तिलक के केवल राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा की। चूंकि तिलक कहीं पर भी राजनीतिक सैद्धांतिक पक्ष के विचारों का विस्तृत विवेचन नहीं करता है, लेकिन तिलक राजनीतिक प्रश्नों का जो मौलिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में किस प्रकार आध्यात्मिक स्वतंत्रता को पूर्ण शर्त मानते हुए नैतिक व्यवस्था को जो प्रतिष्ठित करता है उसके बारे में हमने चर्चा की। ये तिलक के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत आता है और यही तिलक अपने साधनों की पवित्रता और साधनों के प्रति जो दृष्टिकोण, सांप्रदायिक सद्भाव, किस प्रकार व्यक्ति के आध्यात्मिक चिंतन और स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, वह संपूर्ण समग्र अध्ययन हमने इस विचार के अंतर्गत किया है।